राम नाम पर लूट है, लूट सके तो लूट, अंत में पछताएगा जब सब कुछ जाएगा लूट। आज हम बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। आखिर किसके फ़ोन पर रुकी थी राम मंदिर चोरी की एफआईआर? क्या राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चढ़ावे की चोरी का मामला जानबूझकर दबाया गया? क्या 27 मई को ही सब कुछ सामने आ गया था? आखिर वो फ़ोन किसका था जिसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई? और क्या अब प्रभु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा बदलाव होने वाला है? आज हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मामले की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि सवाल, पारदर्शिता, जवाबदेही और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में बताएंगे कि इस पूरे मामले के बाद ट्रस्ट के भविष्य को लेकर क्या बड़ा फैसला सामने आ सकता है और किसके फ़ोन पर रुकी थी एफआईआर। ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय, अनिल मिश्रा व अन्य तमाम लोग मामला दबाने में जुटे थे। उनकी मंशा थी कि रकम बरामद कर ली जाए और फिर मामला रफा दफा कर दिया जाए। इसलिए पहले केस दर्ज नहीं कराया गया, परंतु पुलिस की मदद से अधिकारियों की तरह काम करते हुए ये पदाधिकारी छानबीन में खुद ही जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस भी इन पदाधिकारियों के दबाव में थी, इसीलिए चुप्पी साधी थी। जैसा निर्देश ये पदाधिकारी कर रहे थे वो वैसा ही करते जा रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार चोरी की घटना 27 मई को ही ट्रस्ट और पुलिस के संज्ञान में आ गई थी। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गए थे, लेकिन तभी एक फ़ोन अचानक आ जाता है। दावा है कि ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने किसी से उनकी बातचीत कराई और उसके बाद चंपत राय बिना तहरीर दिए वापस नंगे पांव लौटे। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मामला 27 मई को सामने आ गया था तो एफआईआर तुरंत क्यों नहीं हुई? करीब 10 दिन तक मामला सार्वजनिक क्यों नहीं होने दिया गया? और आखिर वो किसका फ़ोन था जिसने पूरी कार्रवाई की? इन सवालों का जवाब हर श्रद्धालु जानना चाहता है, हर राम भक्त जानना चाहता है। बताया जा रहा है कि 7 जून को सपा सुप्रीमो, सपा के नेता, अयोध्या के नेता पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया। अगले दिन 8 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मामला उठाया, जिसके बाद मामला तेज़ी से सुर्खियों में आया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। यूँ कहा जाए अखिलेश जो मुद्दा उठाते हैं उस पर भाजपा कार्रवाई जरूर करती है और सख्त नजर आता है। इसी बीच पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष टिन्नू यादव, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश और अवनीश शुक्ला शामिल हैं। सभी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने जेल में करीब 2 घंटे तक आरोपियों से पूछताछ भी की। सूत्रों के अनुसार सबसे लंबी पूछताछ अवनीश शुक्ला से हुई, क्योंकि सबसे अधिक बरामदगी उसी से हुई थी। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर करोड़ों रुपए की चोरी स्वीकार की। उन्होंने बताया कि चोरी कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि पूरी योजना बनाकर की जाती। बताया गया कि टिन्नू के पास गणना कक्ष की एक चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। आरोप ये भी है कि मिली भगत से रकम बाहर निकाली जाती थी। एक व्यक्ति पैसा निकालता, जबकि बाकी लोग उसे घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे ताकि कैमरे में साफ दृश्य ना आ सके, परंतु कैमरा तो कैमरा है। इसके बाद रकम बाथरूम में छिपाई जाती थी और मौका मिलते ही बाहर ले जाई जाती थी। आरोपियों का ये भी कहना है कि उन्हें अच्छी तरह पता था कि कैमरे कहाँ लगे हैं
और कंट्रोल रूम में निगरानी केवल औपचारिकता बनकर रह गई थी। यही वजह थी कि लंबे समय तक किसी को शक नहीं हुआ और राम नाम पर लूट होती रही। राम के नाम पर लगातार लूट होती रही। पूछताछ के दौरान ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम भी सामने आने का दावा किया गया। बताया गया है कि दान राशि की गणना प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। हालांकि किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी का अंतिम निर्णय या अंतिम निर्धारण जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा। इधर एसआईटी और पुलिस की जांच में आरोपियों के बैंक खाते की भी जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक कई खातों में उनकी घोषित आय से कहीं अधिक लेन देन मिला है। अब संपत्तियां, प्लाट, मकान और निवेशों का भी आकलन किया जा रहा है। यानी जांच अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक गतिविधियों की भी गहराई से पड़ताल की जाए, जिससे राम नाम पर हुई लूट की तह तक जाया जा सके। ट्रस्ट के संचालन में सबसे अधिक भूमिका चंपत राय व डॉक्टर अनिल मिश्रा की ही रही है। अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास व कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भूमिका भी सीमित ही रही, जबकि संस्थापक ट्रस्टी के पराशरण जगत गुरु वासुदेवाचार्य, जगत गुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ और युग पुरुष परमानंद अधिक आयु के कारण नियमित रूप से सक्रिय नहीं रह सके। महंत दिनेन्द्र राज को हाशिए पर रखा गया था। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद हाल ही में डॉक्टर कृष्ण मोहन को ट्रस्ट में शामिल किया गया। मंदिर प्रकरण में एफआईआर भी उनकी तहरीर पर दर्ज कराई गई। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद एक ट्रस्टी का पद पहले से ही रिक्त है। धर्म सेना भारत ने राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी और गबन प्रकरण के आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यूं कहें रासुका के तहत कार्रवाई की मांग उठाई है। अब सबसे बड़ी नज़र 6 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक पर है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पूरे घटनाक्रम की समीक्षा हो सकती है। चंपत राय की शपथ और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ट्रस्ट के 3 महत्वपूर्ण पद रिक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट के पुनर्गठन की चर्चा भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि भविष्य में तिरुपति और वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तर्ज पर अधिक पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्ति की भी संभावना मानी जा रही है। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से भी होगी पूछताछ। जांच एजेंसियां जल्द ही प्रभु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ करेगी। जांच का फोकस इस बात पर रहेगा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में दान राशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी और जवाबदेही के संबंध में उनकी क्या भूमिका रही और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार से किया। अब चंपत राय के पक्ष में कुछ लोग खड़ा होना शुरू कर दिया। चंपत राय दोषी साबित हुए तो धर्मदंड छोड़ दूंगा, ऐसा कहना है जगत गुरु परमहंसाचार्य का। परमहंसाचार्य ने कहा कि यदि जांच में चंपत राय 1 रुपये की चोरी के दोषी पाए जाते हैं तो अपना धर्मदंड छोड़ देंगे। चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंपत राय देवतुल्य नहीं और उनकी ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसा भी अब गुणगान होना शुरू हो गया है। तथ्य क्या होगा यह तो कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा कि वास्तव में क्या होगा। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी बेहद जरूरी है। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनकी जिम्मेदारी और दोष का अंतिम फैसला जांच एजेंसियां और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर दर्शक, हर आस्थावान, हर राम भक्त, यूँ कहें 140 करोड़ भारतीय जनता का है। क्या सच पूरी तरह सामने आएगा?
क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और क्या ट्रस्ट की व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या ऐसा होने की संभावना है कि जिस तरह से राम नाम पर लूट हुई है, लूट करने वालों पर राम का रामदंड चलेगा, या फिर एसआईटी की जांच, जिस तरह से एफआईआर को लंबे समय तक रोका गया, फिर सबूत मिटने के बाद एफआईआर हुई, जिस तरह दबाने का प्रयास हो रहा है, लोग आशंका कर रहे हैं क्या राम नाम पर लूट करने वालों पर प्रभु श्री राम का दंड प्रकोप बरसेगा या न्यायालय की कार्रवाई से उजागर होगा खेद? ये तो वक्त तय करेगा कि राम के नाम पर लूट करने वाले पर राम का ब्रह्मास्त्र चलेगा या फिर एसआईटी के आदेश पर कोर्ट का आदेश चलेगा। ये तो वक्त तय करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और निष्पक्ष दस्तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलता हूँ मैं अगली खोज खबर के साथ, नए एपिसोड में, नई वीडियो के साथ। क्योंकि आपका कमेंट्स ही मेरे मनोबल को बढ़ाता है, मेरा उत्साहवर्धन करता है। इसलिए मैं सभी दर्शकों से अपेक्षा करता हूँ कि कमेंट्स कर मेरी खबर कैसी लगी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।